सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। दरअसल जिक्र उस बात का होगा आज जिस बात ने 3 महीने पहले राजधानी दिल्ली को दहला दिया था। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के दौरे पर थे, भारत के दौरे पर थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ इलाकों में दंगा भड़क रहा था। और ये ऐसी स्थिति थी जब 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें सिविलियन भी मौजूद थे, जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ये वैसी स्थिति थी जब बहुत सारे सवाल थे, और सवाल ये कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन है। कयास ये लगाए जा रहे थे, अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे कि कोई ना कोई राजनीतिक लोग इस हिंसा के पीछे हैं। लेकिन अब 3 महीने बाद जब दिल्ली पुलिस ने इस पर चार्जशीट अपनी दायर कर दी है, क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है, तो साफ हुआ है कि इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। इसी पर चर्चा होगी, शुरुआत करते हैं। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग और जाफराबाद इलाकों में 24 फरवरी को हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने आज ही 1030 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। यह भी हम आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई होनी है 16 जून को कड़कड़डूमा अदालत में, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने चांदबाग और जाफराबाद हिंसा मामलों में 2 चार्जशीट फाइल की है। पुलिस ने इन चार्जशीट्स में कई बड़े खुलासे किए हैं और यह कहा है कि दिल्ली में जो 25 फरवरी को चांदबाग इलाके में हिंसा हुई उसमें एक पूरी प्लानिंग के तहत काम हुआ। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने आम आदमी पार्टी से निकाले गए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया है, उसके भाई शाह आलम को आरोपी बनाया गया है, और कुल मिलाकर 15 लोग हैं जो चार्जशीटेड हुए हैं। यह भी कहा गया है कि ताहिर हुसैन इस पूरे मामले का, इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड रहा था। पुलिस ने चार्जशीट में उमर खालिद का नाम नहीं डाला है, लेकिन चांदबाग हिंसा मामले में यह कहा जा रहा है कि ताहिर हुसैन ने उमर खालिद से भी बातचीत की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर खालिद को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। ये तमाम चीजें चार्जशीट में कही गई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चार्जशीट में कही गई है वो ये कि 1,30,00,000 रुपए इस हिंसा के लिए और इस हिंसा की प्लानिंग में खर्च हुए थे। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो शायद आपको याद दिलाएं 3 महीने पहले की दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब ऐसी स्थिति सामने आई। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था और दूसरी तरफ हमारी देश की राजधानी दिल्ली की व्यवस्था इस तौर पे चरमराई थी कि 53 लोगों ने अपनी जान इस हिंसा में गंवाई थी। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो कयास, जो अंदेशा पहले से जाहिर किया गया था, अब वही सच सामने आया है। भास्कर घोष हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं इस पैनल में, अनुजात्रे हमारे साथ कांग्रेस नेता के तौर पर रहेंगे, रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर पैनलिस्ट हैं, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पैनल का हिस्सा है। सबसे पहला सवाल मेरा रमेश मोहन श्रीवास्तव जी से, जो कि आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन इस डिबेट में कर रहे हैं। रमेश मोहन जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि ताहिर हुसैन ने इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की, तमाम उन लोगों से बातचीत की जो सीएए का विरोध कर रहे थे, जो एनआरसी का विरोध कर रहे थे, यहां तक कि उमर खालिद से भी उन्होंने इस बाबत बातचीत की और पूरी प्लानिंग की जिसमें 1,30,00,000 रुपए खर्च हुए। जाहिर है आपका पहला रिएक्शन इस पर यह आएगा कि हमने उनको निष्कासित कर दिया, हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन क्या जब ये घटना प्लान हो रही थी, जो कि आज चार्जशीट में साफ हुआ है, उसके पहले कोई भनक पार्टी के किसी बड़े नेता को नहीं थी? रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप आवाज मेरी? रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का हम रुख करेंगे, शायद आवाज उन तक मेरी नहीं पहुंच रही है। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। विपिन जी, सबसे पहला सवाल यही कि क्या यह संभव है क्या कि दिल्ली जैसी जगह जहां पर जरूर यह कहा जाता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, जरूर यह कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 1,30,00,000 रुपए की फंडिंग से जिस बात को प्लान किया जा रहा हो, एक हिंसा की मुकम्मल तैयारी हो, लोगों से बातचीत की जा रही हो, उमर खालिद जैसे लोगों से बातचीत की गई हो और दिल्ली सरकार को इसकी खबर ना हो।
देखिए, निश्चित बात है कि देर आए दुरुस्त आए। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। अगर अब क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल करी है, देखिए ये अच्छी पहल हुई है, क्योंकि कारण ये है कि जिसने भी दिल्ली को जलाया और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो तो कभी वापस आ नहीं सकते। और अब आप ये देखें कि ये जब जांच हुई है तो निश्चित बात है दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कि अब कि ये बात सामने एक बात निश्चित है कि लोगों को भ्रमित करा गया था, भड़काया गया था, और इसके पीछे देखिए फंडिंग हुई है, निश्चित बात है। और अब आप कोई भी किसी भी सरकार की बात करो, केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, और निश्चित बात है कि दिल्ली को जो है राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, और वो इसके पीछे कारण भी है। लेकिन अब आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। कोई भी ये बोले कि हमें चीजों का ज्ञान नहीं था, तो नहीं, मेरा सीधा सवाल टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पर मुमकिन है क्या कि एक पार्षद जैसा आदमी, पार्षद के लेवल का आदमी 1,30,00,000 की फंडिंग लेकर अपने पास से या कहीं और से व्यवस्था करके किसी ऐसी हिंसा को प्लान करता है, बाकायदा उसके घर की छत पर जिस तौर पर विजुअल सामने आए, पेट्रोल बम मिले, तमाम पत्थरबाजी के इंतजामात मिले, क्या ऐसा संभव है? क्या बहुत छोटा सा टू द पॉइंट सवाल है कि व्यवस्था, सरकार इस बाबत उनको पता ना हो, वो वाकिफ ना हो इस चीज से? देखिए, बात असलियत ये है मुद्दा कि जब ये एक षड्यंत्र था, बिल्कुल निश्चित बात है कि आप जब अगर एसआईटी को भी वहां पर पेट्रोल बम मिले हैं, और देखिए ऐसे तो है नहीं कि जांच नहीं हुई है, जांच पूरी करके ही क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट फाइल करी। और अब ये देखिए कि ये कहना कि सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं था, वो एक अलग मुद्दा है। मैं उस पर देखिए वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन बहरहाल एक बात निश्चित है कि कोई ना कोई कारण था कि क्या जरूरत आन पड़ी थी कि जब एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वार्ताकार नियुक्त करे थे। देखिए 3 वार्ताकार थे, और उसमें आप अगर संजय हेगड़ा जी की बात करें और साधना रामाचंद्रन की बात करें, एक वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। क्या कारण था कि शाहीन बाग में आप एक तरफ लोगों को ठंडा कर रहे हैं, उनके गिले शिकवे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां जाफराबाद पे आपने आंदोलन शुरू कर दिया और वो हिंसा का रूप ले लेता है। तो ये निश्चित बात है। और ताहिर हुसैन के यहाँ पर घर में और उनकी जो फैक्ट्री में यहाँ पर एक जो जखीरा मिला है, तो वो निश्चित बात ये चीज की तरफ संकेत करता है कि ये एक गहरी षड्यंत्र के तहत हुआ है सारा का सारा। और ये कहना, देखिए वो ठीक है, षड्यंत्र के तहत हुआ है, लेकिन किस किस का इन्वॉल्वमेंट रहा है चार्जशीट में आज साफ हुआ है। 1030 पन्नों की चार्जशीट है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 1,30,00,000 की फंडिंग हुई। उन तमाम लोगों से बातचीत की गई जो कि एंटी CAA थे, एंटी NRC थे, यहां तक कि उमर खालिद से भी बातचीत हुई है। हालांकि उमर खालिद को इस चार्जशीट का हिस्सा अभी नहीं बनाया गया है। हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी शायद अब जुड़ गए हैं, उन तक शायद आवाज मेरी अभी पहुंच रही है। रमेश जी, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहली टिप्पणी आपकी, ताहिर हुसैन को सीधे सीधे चार्जशीटेड किया गया है, उसके भाई को चार्जशीट किया गया है, और इन तमाम लोगों को मिलाकर 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है, और बाकायदा पुख्ता सबूत के साथ। देखिए, जब ताहिर हुसैन का नाम दंगों में आया था, पुलिस ने भी बोला था, तो हमने ही कहा था कि जो भी दोषी है उनको, अगर दोषी वास्तव में है तो डबल सजा दो। अब चार्जशीट दाखिल कर दी है, हाँ। लेकिन अदालतों में चार्जशीटों की धज्जियां उड़ते हुए हम लोगों ने पहले भी देखी हैं। ऐसा नहीं कि चार्जशीट का मतलब अदालत का फैसला होता है सर, लेकिन मैं आपने दो सवाल इसी से काउंटर बनते हैं, क्योंकि समय हमारे पास सिर्फ आधा घंटे का होता है, और आधा घंटे में हमें तमाम मेहमानों को भी समाहित करना है, सबों के जवाब भी लेने और एक निष्कर्ष पर भी पहुंचना है। आप कह रहे हैं कि ये कह दिया गया था, निश्चित तौर पर केजरीवाल ने ये कहा था कि दोगुनी सजा दी जाए, लेकिन क्या कह देने भर से हो जाता है क्या? अरे भाई, सजा देने का काम तो अदालत का है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का है। हम तो ये कह सकते हैं और उसे पार्टी से हटा सकते हैं, जो हमारे बस में था हमने कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हों तो जरा पूछ लीजिएगा उन्होंने कपिल मिश्रा के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है। देखिए, अभी टोपी ट्रांसफर नहीं चलेगा सर, कम से कम इस डिबेट में टोपी ट्रांसफर नहीं, बहुत सीधा कपिल मिश्रा पर जब डिबेट करेंगे तब भारत, सुनिए, कपिल मिश्रा पर जब डिबेट करेंगे तब भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन आज सवाल ताहिर हुसैन पर है सर, आपके पार्षद थे ना, बाद में निष्कासित किया ना, क्यों नहीं पता था आपको कि उनके घर की छत के ऊपर वो पूरा जखीरा मौजूद है जो 1,30,00,000 की फंडिंग से जुटाया गया है?
अभी इसका फैसला होना अदालत में बाकी है जी। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये सब जुडाइज मैटर हो गया। तस्वीरों को तो डिनाई नहीं करेंगे ना आप, तस्वीरें तो सामने आई हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आपका कहना यह है कि अदालत डिसाइड करेगी। हमारे साथ बीजेपी से इस समय मौजूद हैं भास्कर घोष। भास्कर जी, आपको भी चर्चा में ले आए जरा। आपका अभी जो कह रहे हैं रमेश मोहन जी, क्या टिप्पणी उस पर आपकी? इन लोगों का तर्क ये हो जाता है कि भाई दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली की पुलिस जो है उनके अंडर में नहीं है, वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है। तो इस तरह के तर्क से क्या इतनी बड़ी घटना में बचा जा सकता है क्या? देखिए, पहले बात तो ये रमेश जी को एक बात बहुत अच्छी तरह याद है, जब ये शाहीन बाग का पूरा प्रोटेस्ट जब शुरू हुई, तब इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते कि शाहीन बाग हमने नहीं तैयार किया, शाहीन बाग सेंटर ने तैयार किया, और सेंटर को आकर बोलना चाहिए, अमित शाह जी को आकर बोलना चाहिए कि शाहीन बाग बंद कर दिया जाए, हम नहीं करेंगे। और आज जब नंगे हाथों इन लोग पकड़े गए, इनके अगेंस्ट में इतना बड़ा चार्जशीट फाइल हो गया, और आप जानते हैं कि जाफराबाद का जो केस है उसमें 2 एक्टिविस्ट पकड़े गए, एक तो नताशा नरवाल, एक दिवांगन कलिता, दोनों का जुडिशियल कस्टडी हो गया। और आज जो अंकित शर्मा जैसे होनहार आईबी ऑफिशियल को उन लोग बेरहमी से उन लोग मौत की घात उतार दिए, ये सारा देश देख रही है, सारा जहां देख रही है। उसके बावजूद ही आज वो टीवी में आके कह रहे हैं, किस साहस से कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का पुलिस है और इनके चार्जशीट जो दिए हैं वो अदालत में प्रूफ करने की बात है। ये मैं तो ये कहता हूं कि आज इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो पार्टी रीजनल पार्टीज हैं, ये अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज देखिए, जहां पे एक पुलिस को हेड कांस्टेबल को मारा गया, वो शाहरुख पठान जो है सबके सामने वो गोली तान के, सीना तान के गोली चलाते हैं, और इसके बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी का एक भी नेता इसके केस पे बयान नहीं देते हैं। कार्रवाई तो करना दूर की बात है, बयान भी नहीं देते हैं। आज वो बयान देके अपने आप को समर्थन कर रहे हैं कि चार्जशीट आज अदालत में अगर फर्जी प्रूफ हो गया तो शायद सबसे बड़ा राहत इनके होगा। तो आज अब देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का बात जो है, आज देशभक्ति और राष्ट्र का निर्माण की बात जब आते हैं, तब इन लोगों ने कहते हैं कि अदालत के ऊपर छोड़ देते हैं। एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे भी है भास्कर जी, कि ठीक है, आम आदमी पार्टी तो यकीनन सवालों के घेरे में है, जिस तौर पर दिल्ली में इतनी बड़ी हिंसा को प्लांट किया गया और उसके बाद आज चार्जशीट दायर हुई है, फाइल किए गए, 2500 के अरेस्ट किए गए हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि अदालत में प्रूफ होना बाकी है। सर, जनता के अदालत में प्रूफ हो चुकी है। एक और सवाल भी है, ठीक है, अभी क्राइम ब्रांच ने अपनी जो चार्जशीट है वो दायर कर दी है, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि इंटेलिजेंस के जितने भी सोर्सेज हैं वो सब सेंट्रल के पास है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को भी इस बाबत कोई भनक नहीं थी? और अगर नहीं थी तो यकीनन ये तो फिर इंटेलिजेंस सोर्सेज का फेलियर हुआ ना। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है वो अपने दायरे में और अपने जो उनके जो जुरिडिक्शन है उसमें काम करते हैं। आईबी जो है, सेंट्रल आईबी, उनको सपोर्ट करते हैं। आज मान लीजिए आपका ताहिर हुसैन साहब ने जो आज घटना घटाया, उसके बारे में आईबी ऑफिशियल्स जिसको मारा गया है, उनका काम तो यही था। और ये इंफॉर्मेशन जब उनको पता चला कि सारे इंफॉर्मेशन आज दिल्ली पुलिस तक पहुंच गया, सेंटर तक पहुंच गए, उन लोग ने इनको बेरहमी से मारा है। आज दिल्ली पुलिस अगर सारे इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो आज आप चार्जशीट कितना दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल किया गया। इतनी बड़ा केस, मैं इस देश में बड़े बड़े केस को चार्जशीट अभी तक भी उसका फाइल नहीं हो गया। हम तो पूरा लिस्ट आपको गिना देंगे। कांग्रेस के टाइम में आज मैं तो लिस्ट गिना दूंगा आपको। तो ये साबित करता है कि दिल्ली पुलिस कितनी चौकन्ना थी, और दिल्ली पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन मिली और जांच करके 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करके हम वेट कर रहे हैं कब अदालत इसके ऊपर कार्रवाई करे। चलिए, अगली सुनवाई भी जल्द है, लेकिन हमारे साथ अभी अनुज आत्रे भी हैं। अनुज जी, आप भी शामिल हो जाएं जरा इस चर्चा में, और शायद मेरा ख्याल से थोड़ी राहत की बात आपके लिए भी इस तौर पर तो जरूर होगी, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया था कि इस पूरी साजिश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल है, लेकिन चार्जशीट में शायद कांग्रेस कहीं नहीं है, तो थोड़ी राहत की बात। देखिए, क्वेश्चन का पहले जवाब दे देता हूं। कौन ये प्रकाश जावड़ेकर जी अपने विभाग के मंत्री हैं या पुलिस विभाग की ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अथॉरिटी हैं, या ये कोर्ट के ये सर्वोच्च उसमें बैठे, सीट पे बैठे हैं, जो ये तय करेंगे कि कौन इसमें अभियुक्त है या कौन किसको बरी कर दिया गया। हालात तो ये है कि जिन लोगों के खुद के जो है दामन पर दाग लगे हो,
आज वो दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, तो इस देश का दुर्भाग्य, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए मैं महाशय में किसी के बीच में नहीं बोलता, कृपया आप जरा सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। में जाके क्या भाषणबाजी किए हैं? देखिए गरिमा जी, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा हम डिबेट को, थोड़ा सा समय भी कम है, थोड़ा सुन ले एक दूसरे की, हम आप उसके बाद बोल लीजिए। नहीं, आपको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आप जो आरोप लगा रहे हैं कोई नहीं, काउंटर कर लीजिएगा, आप पॉइंट डाउन कर लीजिए सर, आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जो भी पॉइंट्स हैं, आफ्टर दैट रिमार्क उसके बाद आप पुट अप कर लीजिएगा। बताइए अनुज जी। देखिए सबसे पहली बात तो जो है दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है, उस चार्जशीट में निश्चित तौर पर जो है ये आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है वो निश्चित तौर पर पहली ही दृष्टि में जो है दोषी दिख रहे थे, और उनको जो है किस प्रकार से अब आया है कि ये तो उसी दिन दिख गया था उनके घर से, किस प्रकार से जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस आई थी जो पड़ोसियों ने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था कि निश्चित तौर पर इन्होंने उनकी उसमें संलिप्तता पाई गई थी और वो उसमें दोषी थे और बहुत ही ये घिनौना काम हुआ। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या केवल इसमें एक ही तरफ का कार्रवाई हुई है? क्या जो दूसरी तरफ से इसमें जो अभी इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, जो अपनी दिल्ली पुलिस की जो सीधा भारतीय जनता पार्टी की गृह मंत्रालय के अधीन आती है, क्या उनका कहीं कोई फेलियर नहीं है? आज अगर 1,35,00,000 रुपए ये जो है आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने जो है खर्च के और जो हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया, तो ये पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस कहाँ सोई हुई थी? क्या इनकी मिली भगत से ये सब हुआ है? बिना मिली भगत के तो हो नहीं सकता। देश की राजधानी है दिल्ली, इतना जो है वीवीआईपी सारी मूवमेंट यहाँ रहती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं भास्कर घोष वही सवाल उठा रहे हैं अनुज भी कि भाई इंटेलिजेंस की भी तो कोई ना कोई जिम्मेदारी तो बनती है ना। अगर इतने दिनों से ये प्लान किया जा रहा था, इसके लिए बाकायदा फंडिंग जुटाई जा रही थी, तो फिर इंटेलिजेंस सोर्सेस फिर किस काम के? पहले बात तो हम उनको याद दिला देते हैं कि राइट का कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, इस देश को कांग्रेस ने पहले सिखाया। 1984 जो सिख दंगे लगे, उस राइट के इन्वेस्टिगेशन कैसे इन्होंने किया, और इनका जो नेता उन्होंने क्या वहां पे टिप्पणी किया कि बड़े पेड़ अगर गिर जाते हैं तो छोटे छोटे पेड़ मर जाते हैं। इनसे मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि ये कोई, मैं कह रहा हूं इनसे कैसे, भास्कर जी मैं बस एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि ये प्रॉपर ढंग से चार्जशीट पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कम से कम 1984 के बाद दिल्ली इतना बड़ा दंगे देखा नहीं। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि 1984 के बाद दिल्ली में इतने बड़े दंगे हुए नहीं, और इस दंगे में जा करके इनका कपिल सिब्बल साहब और इनके चेयरपर्सन जिस तरह के टिप्पणी किए वो आप जानते हैं। अपनी जिम्मेदारी से फिर भी नहीं बचेंगे ना सर आप। ठीक है, 84 में जो हुआ उसके लिए तमाम अदालतें लगी, उसके लिए तमाम 84 के दंगे का रिपोर्ट कब पेश हुई? आज ये दंगे का रिपोर्ट हमने 2 महीना के अंदर दंगे का रिपोर्ट सारे चार्जशीट फाइल कर गया। आप बताइए ऑन रिकॉर्ड 84 के दंगे का रिपोर्ट कब सबमिट हुआ? टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट जवाब नहीं, उसको छोड़िए। 84 को जब डिस्कस करेंगे तो 84 पर जवाब लेंगे। दिल्ली कोई दंगे देखा नहीं है अनुज जी। दिल्ली के जनता 84 के बाद कोई दंगे ही देखे नहीं है। ये पहले दंगे 84 के बाद हुआ। बताइए अनुज जी, 84 के दंगे का चार्जशीट आप कितना दिन में पेश किए थे? आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। 84 के दंगे का चार्जशीट कितना दिन में पेश किए थे? और इस दंगे का चार्जशीट मैंने 60 दिन के अंदर पेश कर दिया। भास्कर जी जवाब सुन लीजिए, अनुज आत्रे कुछ कह रहे हैं, उनका जवाब भी सुन लीजिए। जी अनुज आत्रे। देखिए आज ये अपनी इसको मुझे लगता है अचीवमेंट मान रही है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए हमने जो है 1984 के बाद अब 2020 में जाके दंगे करवाए। आज ये पूछना चाहते हैं कि 53 लोगों की जानी गई इस दंगों में, दिल्ली के दंगों में। उन 53 लोगों में से 90% लोगों की जो है गन शॉट से जान गई। ये पूछना चाहते हैं कि एक तो खाली एक ये ताहिर हुसैन की बात अगर करें, उसके अलावा जो लोग मर गए उनके लिए जिन्होंने मारा है वो बंदूकें और हथियार और गोली कहां से आई, कारतूस कहां से आई दिल्ली की जनता के पास? ये बता दीजिए, ये किसकी फेलियर है? अच्छा अनुज आपसे मेरा सवाल ये है अनुज जी कि ठीक है, आपका सीधे सवाल बीजेपी से है, कोई सवाल आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन जिसको चार्जशीटेड किया गया है, उसके चलते आम आदमी पार्टी से भी कोई सवाल है क्या आपका? आम आदमी पार्टी का तो सबसे पहले मैंने यही पहली लाइन ही मेरी यही थी कि जो उन्होंने किया बहुत ही गलत था। प्रथम दृष्टया दिख गया था। चार्जशीट तो आज फाइल हुई है, 2 महीने पहले ही जिस प्रकार से वीडियो फुटेज आई थी, ऊपर से वो पेट्रोल बम मार रहे थे और किस प्रकार से हथियार का जखीरा मिला, तो उनको तो कड़े से कड़े सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी बताएं कि उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और अरविंद केजरीवाल ये बात कह देते हैं कि भाई अगर हमारा कोई आदमी इसमें लिप्त पाया जाता है तो दोगुनी सजा आप दीजिए, लेकिन साथ साथ वो ये कहना भी नहीं भूलते ना कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये अपराधी प्रवृत्ति की आम आदमी पार्टी की पहले से ही रही है।
पिछले कार्यकाल में भी अगर देखें, ये तो एक निगम पार्षद क्रिमिनल केसेस में आया है। हाँ। उससे पहले तमाम इनके एमएलए मिनिस्टर्स वो भी जो है कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्तियों में सर उसके बावजूद 3 एमएलए लेकर आप सरकार बना लेते हैं उनके साथ। देखिए, तब तक कुछ इनके ऊपर कोई नहीं था, कोई इस प्रकार का कोई इनके ऊपर अपराध नहीं, ना कोई मुकदमा था, कुछ था, ये पहले शुरुआत थी। और जब हमें मालूम हुआ कि इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनके नेताओं की प्रवृत्ति क्या है, हम लोगों ने इनसे समर्थन वापस लिया और इनकी सरकार नहीं चलने दी। लेकिन ये तो इनकी प्रवृत्ति है। देखिए, आपको मालूम हुआ कितने दर्जनों इनके विधायक जो है, इनके ऊपर आज भी केस चल रहे हैं। जीतने के बाद मंत्री इनके 5-5, 6-6 मंत्री जो है बदले गए और इनके जेल जाना पड़ा। 15 साल के शासन में कांग्रेस के एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कंप्लेंट, सिंगल कंप्लेंट नहीं, यहाँ तक कि किसी विधायकों के खिलाफ आज तक। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनकी आप खंडन करूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में इनके मंत्री के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा था शीला दीक्षित के ऊपर, इनके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो शरगत है, बोलना नहीं चाहिए, फिर भी इनके ऊपर आरोप लगा था जी। तो आप क्या कह रहे हैं कि आरोप नहीं लगा था? चारों गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और एक चीज मैं यहां जरूर कहना चाहती हूं कि दरअसल तमाम बहस मुबाहिसों में ऐसा ही होता है, तमाम बहस मुबाहिसों में ऐसा होता है कि जब आज की तारीख का सवाल पूछा जाता है तो 30 साल पुरानी तारीख को खोदकर निकाल लिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि 30 साल पहले ऐसा हुआ था। लेकिन मेरी तमाम पैनलिस्ट से ये गुजारिश है कि हम एक बेहद संजीदा मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम एक जिम्मेदारी और एक जवाबदेही तय हो और जिसके जिम्मेदारी और जवाबदेही है वो यहां इस प्लेटफॉर्म पर ये माने कि हां गलतियां हुई हैं, टोपी ट्रांसफर न हो। आज चार्जशीट दायर हुई है, 1030 पन्नों की वो चार्जशीट है जिसमें बाकायदा ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया है और तमाम सबूत के साथ बनाया गया है। ठीक है, हमारे साथ रमेश मोहन भी हैं। रमेश मोहन, क्या हिम्मत करेंगे क्या आप ये कहने की कि आपका पार्षद था, अगर वो बाद में भले ही निष्कासित कर दिया गया हो तो गलती चूक कहीं ना कहीं तो है? सर थोड़ी हिम्मत कर लीजिए, कह दीजिए। राजनीति में शुचिता भी थोड़ी बहुत हो जानी चाहिए। मैडम प्लीज रिपीट करिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? रमेश जी, मेरा सवाल नहीं है, दरअसल मेरा आपसे ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का वो पार्षद था ताहिर हुसैन जिसको आज चार्जशीटेड किया गया है, तो थोड़ी शुचिता तो राजनीति में भी होनी चाहिए ना, थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए सच को सच कहने की हाँ गलती हुई है, चूक हुई है। एक गलत आदमी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। नहीं, देखिए ऐसा है, पार्टी में कोई व्यक्ति है हमारे पास तो उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो किस तरह सर, लेकिन ये भी मैं याद दिला दूं आपको, आप वो पार्टी हैं जब सबसे पहली दफा चुनाव में गए थे तो आपने जनता को यह आश्वासन दिया था कि आपका हर कैंडिडेट जिसको आपने स्क्रूटनी किया है, जिसकी हर चीज को आपने जांचा परखा है, उसके बाद आपने उसको टिकट दिया है। ये भी तो याद करना होगा ना सर। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा निवेदन ये है कि आम आदमी पार्टी को इन इक्का दुक्का घटनाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। हमारा आंदोलन का इतिहास है, सरकार चला रहे हैं, पिछले 6-7 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं और उसके आधार पर हम जीत करके वापस आ रहे हैं। आप नहीं मानते थे कि ताहिर हुसैन जैसा आदमी अगर रिप्रेजेंट कर रहा था आम आदमी पार्टी को तो गलत था? आप नहीं मानते? नहीं मैडम, मुझे ये मानने में संकोच होगा जी, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन सच्चाई पे आधारित नहीं है। सर ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ, ये क्राइम ब्रांच का ऑब्जर्वेशन है। क्राइम ब्रांच ने अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बाद वो चार्जशीट दायर की है आज अदालत में। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है सर। कोई बात नहीं है, अदालत में हाजी ताहिर हुसैन अपने वकीलों के माध्यम से उसका सामना करेंगे। और आप मैडम भूल क्यों रही हैं 2002 और 1984 के दंगों में भी बहुत सी चार्जशीटें दाखिल हुई थी। मैंने उस बात के लिए सर मैंने ऑब्जेक्ट किया है, उस बात के लिए भास्कर जी को भी, अनुज जी को भी। अगेन जब कोई तर्क नहीं है तो कुतर्क का सहारा क्यों सर? सीधे कहिए ना कि हाँ एक गलत निर्णय था, ताहिर हुसैन एक सही आदमी नहीं था, सीधे कहिए। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं ताहिर हुसैन को सर?
मैडम अभी वो दोषी साबित नहीं हुआ ठीक है। है। इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में है कि जब तक कोई दोषी साबित एक ना बात हो सुन लीजिए तब जरा। तक उसे अपराधी करार देना उचित नहीं है। हाँ। आरोप लगा, ठीक हमने है, पार्टी तो से फिर निकाल निष्कासित दिया। क्यों कर दिया आपने निष्कासित क्यों कर दिया? अब ये अगर जो आपको हमारे बस में डिफेंड ही था, करना हमने किया था ना। तो बनाए रखते पार्टी में, अदालत का अंतिम फैसला आ जाने देते, तब आप उस पर कोई फैसला लेते। हम डिफेंड कहाँ कर रहे हैं, हम तो सीधा कह रहे हैं अदालत उसे दोषी पाती है तो दोगुनी सजा दे। जी, हम यानी डिफेंड नहीं सीधे कर रहे कहिए ना मैडम। सर कि आम आदमी पार्टी को वो आदमी रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं चूक थी। गलती भी मत मानिए, चूक तो मानिए ना कम से कम। नहीं, अभी उस चार्जशीट की वैधता और उसकी सच्चाई अदालत में साबित होनी बाकी है। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि समझ में आ रहा आई है। है। आप लोगों का जो तरीका है या आप लोगों की जो मंशा है वो भी समझ में आ रही है। एक कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेते हैं विपिन जी से। विपिन जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये जो जब इस तरीके का सिनेरियो नजर आता है, इस तरह की तस्वीर नजर आती है कि सोचिए किसने नहीं देखा होगा इंटेलिजेंस के उस ऑफिसर का शव नाले में पड़ा हुआ, किसने नहीं देखा होगा 53 आदमियों का इस तौर पे जो है इस तौर पे उनकी जिंदगी का खत्म हो जाना, और 5 से 6 दिन दिल्ली किस केओस में रही है, किसने नहीं देखा होगा। उसके बावजूद जब जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बात आती है और जब बात अदालतों तक पहुंचती है, उसके बावजूद अगर कोई मानने को तैयार नहीं होता, तो इस तरह की सियासत को क्या कहा जाए? कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल देखिए आपत्ति उठाता हूं कि जब रमेश मोहन श्रीवास्तव ये बात बोल रहे हैं कि इक्का दुक्का, आप इक्का दुक्का इन वारदातों के हिसाब से मूल्यांकन नहीं कर सकते आम आदमी पार्टी का। देखिए, जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा और जिसकी निंदा करनी है उसकी निंदा करनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए कि तार किस चीज से जुड़े हुए हैं। हम आज चर्चा करी, अगर हम जाफराबाद की बात करते हैं, चांदबाग की बात करते हैं, तो इसके तार सीधे शाहीन बाग से जुड़े हुए थे। और जब कोरोना के समय भी इनको वहां पर खाली कराया गया तो वहां पर भी ये बात बोल के गए हम दोबारा आएंगे। देखिए, ये तो एक निश्चित बात है कि जो रहनुमा बनते हैं तो वहां पर विपक्ष की भी एक भूमिका बनती थी कि आप कम से कम आग में घी ना डालें। मैं सारे विपक्षी नेताओं की बात नहीं कर रहा, सारे राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग, देखिए जिन लोगों का भी दायित्व बनता है विपक्ष का कि वो आपको चाहते ना कि आग में घी डालते, और ये नतीजा आपके सामने है। इतनी जान माल को नुकसान हुआ, वो लोग चले गए, क्या आप उपाय पाएंगे कभी? और आज अभी आप देखिए कि पहले 144 की धारा लगाई गई इस करके की दंगे रुकवाने के लिए, और उसके बाद हम कोरोना काल में जी रहे हैं। वहां पर अलग महीने थे जब 144 की धारा। तो ये समझना पड़ेगा कि आप एक तरफ जब आप कथनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप बोलते तो हैं कि देखिए हम अमन शांति चाहते हैं, तो यहाँ पर सबका दायित्व बनता है, पक्ष का भी बनता है, विपक्ष का भी बनता है। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि शर्जील इमाम ने जब ये बात करी थी कि हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ कर देंगे, देखिए कहीं ना कहीं आपने आग में घी डालने का काम किया है। तो और अब अगर सजा मिलेगी और ये चार्जशीट फाइल हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। अगली सुनवाई की जो तारीख है वो भी मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल न्याय का है, सबसे बड़ा सवाल जस्टिस का है कि सियासत के इस दौर में। सर, बहुत संक्षेप में अगर 10 सेकंड में बात। जी, ठीक है। मैं इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्का का दो पहलू समझता हूं। इसलिए देखिए, डिफेंड के बाद अगर आया तो रमेश जी जो कह रहे हैं वो पहले अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के लीडर है वो कर चुके हैं, तो डिफेंड करना इनका एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस भी इक्वल जिम्मेदार है कि कांग्रेस का लीडर सोनिया गांधी जी एक शब्द यूज किए थे, आर या पार की लड़ाई। तो ये राइट को इंस्टिगेट कर रहे हैं, आर या पार की लड़ाई। तो जैसे ही आर या पार की लड़ाई कर रहे हैं वैसे ही अमानतुल्लाह खान, मैं कंक्लूड अभी कर रही थी, ठीक है, हम समझ गए, दर्शक भी समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कंक्लूड इस तौर पर मुझे जरूर करना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस की बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस हिंसा में अपनी जान गंवाई, जो लौट कर नहीं आएंगे। 53 लोग इस हिंसा में मारे गए थे। और अगर चार्जशीट ये कहती है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए इसके लिए खर्च हुए हैं, बाकायदा इसके लिए प्लानिंग हुई है, लोगों से बातचीत हुई है, उन लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश हुई है जो एंटी CAA और एंटी NRC थे, तो यकीनन फिर इस न्याय को भी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। इस देश का आम आदमी सिर्फ यही उम्मीद इस समय कर रहा है, नेता माने या ना माने, अदालतें कम से कम न्याय कर पाएं। सहारा प्रणाम।
हेलो